आज एनसीबी अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के समय ही रकुलप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। हालांकि पहले ये पूछताछ गुरुवार को ही होनी थी, लेकिन रकुलप्रीत सिंह के मुताबिक उन्हें समय पर समन नहीं मिल पाया था। पूछताछ में शामिल होने के लिए रकुलप्रीत सिंह कल शाम को हैदराबाद से मुंबई पहुंच गई हैं। इसके अलावा आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ होगी। करिश्मा और दीपिका पादुकोण की भी एक चैट सामने आई, जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। अमेरिका के इलिनॉय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर घुड़सवारी करता दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस ने उसे ऐसा करने से कई बार रोका, लेकिन उस पर पुलिस की बातों का कोई असर होता नहीं दिखा और वो हाईवे पर घोड़े को भगाता रहा। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच में वो बिना किसी डर के घुड़सवारी करता नजर आया। उसकी इस हरकत की वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी, जिससे कि सड़क पर कोई हादसा ना हो जाए। थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी भी उसके करीब पहुंच गई और उसे रुकने का इशारा किया। इस पर रुकने के बजाय वो अपने घोड़े को और तेज दौड़ाने लगा। हालांकि पुलिस ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और थोड़ी देर में पुलिस की कुछ और गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आगे जाकर पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद वो घोड़े पर खड़ा हो गया और अपनी इस शरारत पर खुश होता दिखा। लेकिन सड़क पर घोड़ा दौड़ाना उसे महंगा पड़ा और पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली दंगों पर पिछले हफ्ते कोर्ट में दायर हुई चार्जशीट में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेताओं के नाम का जिक्र किया गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि चार्जशीट में इन नेताओं का नाम आरोपियों के बयान के आधार पर सामने आया। मतलब अपने बयान में आरोपियों ने इन लोगों का नाम दिया। इनमें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, लेफ्ट नेता वृंदा करात, कविता कृष्णन, वैज्ञानिक गौहर रजा और वकील प्रशांत भूषण हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगों की मुख्य आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने अपने बयान में सलमान खुर्शीद का नाम लिया और बताया कि उसने सलमान खुर्शीद को CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में बुलाने के लिए संपर्क किया था। आरोपी की उनके भाषणों के प्रदर्शनों के समय सुना जाता था और इसके बाद भीड़ वहां पर डटी रहती थी। स्पेशल सेल ने एक हफ्ते पहले ही कोर्ट में दिल्ली दंगों पर 17,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। अगर मैंने प्रोवोकेटिव स्पीच दी जो कि गैर कानूनी है, तो मुझ पर एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे अक्यूज क्यों नहीं बनाया? तो अगर मुझे अक्यूज नहीं बनाया है तो मुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों ने सिविल सचिवालय के बाहर बड़ी तादाद में जुटकर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार की तरफ से टीचरों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता कराने के ऐलान के विरोध में वो सड़क पर उतर आए और उन्हें नौकरी देने की मांग करते हुए सचिवालय की ओर कूच किया। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर पानी की बौछार की गई। फिर भी वो प्रदर्शनकारी डटे रहे। पुलिस ने गुस्साए शिक्षकों को वहां से हटाने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा भी लिया, जिसमें कुछ टीचर जख्मी भी हो गए। फिर भी पुलिस वाले उन्हें वहां से भेजने की कोशिश में नाकाम दिखे। सड़क पर उतरे शिक्षक लगातार अपने लिए इंसाफ की मांग करते रहे। जब उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया तो वो सचिवालय के गेट के बाहर ही सड़क पर बैनर बिछाकर बैठ गए। उन्होंने तालियां बजाकर और नारेबाजी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने आपबीती सुनाते हुए राज्य सरकार से अपनी नौकरी बचाने की गुहार भी लगाई। पुलिस के लाठियां बरसाने के दौरान किसी शिक्षक के हाथ में चोट लगी तो किसी का पैर घायल हो गया, जिसके बाद वो दर्द से कराहते दिखे। एक शिक्षक को तो स्कूटर से इलाज के लिए अस्पताल तक भेजना पड़ गया। ड्रग्स के मामले में एनसीबी की जांच का सामना कर रही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर गोवा से मुंबई पहुंच गई। देर शाम चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण के साथ उनके पति रणवीर सिंह भी थे। दीपिका को एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। दीपिका को कल ही एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन अब शनिवार को उनसे पूछताछ होगी। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने घर पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इस रास्ते से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह गोवा से अपने घर पर पहुंच रहे हैं। एनसीबी ने उन्हें सम्मत किया है, जिसके बाद यहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस गाड़ी में हैं, अपने घर पर पहुंचे हैं बोमोन पर। ये तस्वीरें देखिए जहां पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण यहां पहुंचे हैं और हालांकि सिक्योरिटी के लोग आने नहीं दे रहे हैं करीब, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अपने घर पर पहुंचे हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। उन्हें एनसीबी ने सम्मन किया है और उसके बाद गोवा से वो मुंबई पहुंचे हैं अपने घर पर बोमोन बिल्डिंग में। अभी आपने देखा कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने घर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो अब अपने घर पर रहेंगे। शनिवार को उन्हें
खासकर दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना है। अमेरिका के केंटकी राज्य में हिंसक प्रदर्शन में गोली चलने से 2 पुलिस वाले घायल हो गए। मार्च में वहां पुलिस की गोली से एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। लेकिन अमेरिका की ग्रैंड जूरी ने 3 आरोपी पुलिस वालों में सिर्फ एक ही पर चार्ज लगाया, और वो भी हत्या का नहीं बल्कि दूसरे की जान जोखिम में डालने का। इस फैसले की भनक लगते ही पहले से भड़के हुए लोग आग बबूला हो गए और विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। मुखौटे से अपना मुंह ढका एक प्रदर्शनकारी तो सरेआम राइफल लेकर घूमता दिखा। सामने आई एक दूसरी तस्वीर में एक और प्रदर्शनकारी गन लोड करता नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को सड़क पर तैनात होना पड़ा। इससे पहले सुबह गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस डंडे लेकर उनके आगे खड़ी दिखी। जब वो नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती भी की और कुछ के हाथ बांध दिए। एक जगह तो पुलिसकर्मी कुछ प्रदर्शनकारियों के ऊपर सवार दिखे। अमेरिका के दूसरे इलाकों में भी विरोध की आवाज उठी। वॉशिंगटन डीसी में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में भी देखने को मिला। बीती रात पाकिस्तान ने एलओसी पर उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए भारतीय इलाकों में गोलाबारी की है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात करीब 10 बजे गोलाबारी हुई। ये गोलाबारी पुंछ के देगवार और मालती सेक्टर में हुई, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इस तरह की गोलाबारी होती है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। लंबे वक्त से वहां के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे एक संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग और समर्थक सड़क पर उतरे और मार्च करते हुए शहर के ऐतिहासिक स्थल एल जोकेलो के सामने जमा हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर कोरोना महामारी और उसकी वजह से आए आर्थिक संकट का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। लोगों का गुस्सा ऐसा था कि वो वहां तंबू गाड़कर बैठ गए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तक वहीं डटे रहने की चेतावनी देने लगे। No vamos a dejar el Zócalo hasta que López se retire. हालांकि बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देख खुद राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने अपनी सफाई दी। Días y bienvenidos. Nada más que no simulen. हालात बेकाबू न हो इसके लिए वहां भारी संख्या में पुलिस भी तैनात दिखी, जिसने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगे पूरी होने तक वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। शोपियां में आतंकवादियों ने मिनी सचिवालय के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की है। आतंकवादियों की इस फायरिंग के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में आतंकवादियों ने मिनी सचिवालय के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की है। मुंबई में डिब्बे वालों ने राज ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई में कुछ डिब्बे वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। इन लोगों ने आर्थिक मदद की मांग की और लोकल ट्रेन से यात्रा की इजाजत देने की भी मांग रखी। राज ठाकरे से मुलाकात के दौरान इन डिब्बे वालों ने राज्य सरकार पर अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। ये सभी लोग कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये मांग को लेकर मनसे ने आंदोलन किया था, इसलिए आदरणीय राज ठाकरे साहब इनके आभार व्यक्त करने के लिए मुंबई का डिब्बे वाला यहाँ पे आया था। सीबीएसई के 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर को आएंगे। सीबीएसई ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। इससे पहले अदालत ने छात्रों के कॉलेज में दाखिले का ध्यान रखते हुए ये नतीजे जल्द घोषित करने का आदेश दिया था। कॉलेज में एडमिशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। ऐसे में सीबीएसई के इस फैसले से कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले करीब 2 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत ने नेपाल को 103 करोड़ नेपाली रुपयों यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 65 करोड़ रुपए की मदद दी। ये पैसा भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की मदद और स्कूलों को बनाने के काम में खर्च किया जाएगा। 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप से कई इलाकों में काफी तबाही हुई थी। इस दौरान करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई मकान ढह गए थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां कई घंटों तक लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसका पानी रियो डी जेनेरो की सड़कों पर बहने लगा। इस पानी में कई गाड़ियां भी आधी डूबी नजर आईं। बाढ़ से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं और वो घुटनों तक भरे पानी से निकलने पर मजबूर हो गए। Aí eu passei agora 2 horas da tarde, tava tudo assim. कई लोग तो जुगाड़ लगाकर पानी से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। सड़क पर भरे पानी की वजह से कई गाड़ियां फंसी भी नजर आईं। Durante 9 meses aqui, a prefeitura, através da prefeitura. हालांकि लोगों की परेशानी को देखते हुए वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई। पंजाब के मोहाली में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक पुरानी इमारत अचानक जमींदोज हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इमारत के मलबे में अभी भी दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के बाद वहां से आई एक तस्वीर में आसपास रहने वाले कई लोग मलबा हटाने के काम में जुटे दिखे।
इसी तरह कुछ पुलिस वाले भी ईंट और पत्थरों को हटाते नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां फौरन मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन भी बुला ली गई, जिसकी मदद से तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद वहां एनडीआरएफ के लोग भी पहुंच गए, जो ड्रिल करने वाली मशीन से इमारत की छत में छेद करते दिखाई दिए। कितने बंदे हैं नीचे? नीचे मुझे 2 बंदे हैं, 2-3 कितने बंदे काम कर रहे थे? 3-4 बंदे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग प्रशासन से नाराज नजर आए। कृषि से जुड़े संसद से पास किए गए 3 विधेयकों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का फैसला अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने लिया है। इस बीच जगह जगह विरोध प्रदर्शन के अलावा रेल रोको, रास्ता रोको का भी ऐलान किया गया है। हालांकि किसानों के संगठन ने इस बीच इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखने का फैसला किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंद का खासा असर दिखाई दे सकता है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने अपनी कई ट्रेनों को पहले से ही 26 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। 250 संगठन हैं किसानों के, उन्होंने हिंदुस्तान बंद का आह्वान किया। हम उसका पूरा जो समर्थन करेंगे और गांव में जो हमारे बंदे पीछे हैं आदमी, वो गांव बंद करवाएंगे, उस कॉल को हम सफल करेंगे। इस तो अलावा जो साडा ये मोर्चा है लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। हजारों की तादाद में इस मोर्चे के शामिल होने के लिए आज लोग आएंगे और लगता है कि अपने दिल्ली को जाकर के हमारी गिनती लग जाएगी। थाईलैंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गांव में घुसे जंगली भालू को पकड़ने के लिए उस पर फायरिंग करनी पड़ी। भालू ने पिछले 2 हफ्तों से गांव में आतंक फैला रखा था। इसलिए वहां के खौनकेन इलाके में वन विभाग की एक टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। हाथों में बंदूक लिए वो उस भालू की तलाश में इधर से उधर भागते दिखे। तभी बच निकलने की फिराक में वो भालू झाड़ियों में छिपा नजर आया। कुछ सेकंड ही बीते थे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी, मगर शातिर भालू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो बच निकला और बदला लेने के लिए लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। उससे जान बचाने के लिए एक वनकर्मी तालाब में ही कूद गया। मौका पाकर वनकर्मियों ने एक के बाद एक कई फायर किए और भालू आंखों के सामने से ओझल हो गया। कई घंटों तक नाकों चने चबवाने के बाद आखिरकार भालू उनके हत्थे चढ़ ही गया। बेहोशी की हालत में वो जमीन पर पड़ा नजर आया। उससे छुटकारा पाकर लोगों ने भी राहत की सांस ली। इसके बाद भालू को एक पिंजरे में डालकर वाइल्ड लाइफ सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीन ने अमेरिका को अपने सैनिक ताइवान नहीं भेजने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, चीन ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका के सैनिकों की तैनाती ताइवान में की जाती है तो उसका सीधा मतलब युद्ध के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए अमेरिका को ताइवान में सैनिक तैनात करने का ख्याल छोड़ना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका की मैगजीन मिलिट्री रिव्यू का जिक्र किया है। अपने आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर अमेरिका और ताइवान को लगता है कि एक दूसरे के देश में प्रतिनिधि भेजकर ताइवान को कुछ फायदा हो सकता है तो वो सिर्फ एक गलतफहमी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए लिखा कि इसकी कीमत दोनों को चुकानी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के त्राल में हुई मुठभेड़ का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान वहां छिपे एक आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहते सुने गए, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। इस मुठभेड़ का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया, जिसमें एक मकान के चारों तरफ सुरक्षा बल की घेराबंदी दिखी। इसी मकान में एक आतंकी छिपा हुआ था। जवानों ने उसे सरेंडर करने के लिए काफी वक्त दिया, लेकिन वो मकान से बाहर नहीं आया। आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाहर आके हमारे सामने सरेंडर करे। जवानों ने इलाके के लोगों की भी मदद ली। सामने आई एक तस्वीर में वहां रहने वाला एक शख्स आतंकी से बात करता हुआ दिखा। उसने मकान में छिपे आतंकी को सुरक्षा बल के हवाले करने के लिए भी काफी समझाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसको बोल सिलेंडर कर ले, आप बचोगे। बता इसको बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। काफी कोशिश के बावजूद जब आतंकी सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुआ तो जवानों ने आसपास रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो फौज ने बोला कि आप बाहर आ जाओ, सिलेंडर करो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसने 4 बार जाके भी नहीं माना। जवानों के काफी समझाने के बावजूद उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कवर दो और इवैक्यूएट करो यहाँ से। इस मुठभेड़ का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया। हरियाणा के रोहतक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाओं के कपड़ों में एक प्रेमी दिखा जो प्रेमिका से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसे वहां के सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। उसकी प्रेमिका के पति का इलाज उस अस्पताल में चल रहा था और इसीलिए वो वहां पर मौजूद थी।
और इस मौके का फायदा उठाते हुए महिलाओं की वेशभूषा में उस महिला का प्रेमी अस्पताल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही एक सुरक्षा कर्मी को उस पर शक हुआ, उसने उसे पकड़कर एक स्ट्रेचर पर बांध दिया। लेकिन उस आदमी की अकड़ कम नहीं हुई और वो वहां जुटे लोगों को धमकाने लगा। मार ले, क्या हुआ मेरे? जब काफी देर बीत जाने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया, तब उसने बताया कि वो अस्पताल क्यों पहुंचा था। इस मामले की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उसे वहां से थाने ले गए। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे पर गलत आंकड़े पेश करके आर्थिक हालात बेहतर दिखाने का आरोप लगाया गया। न्यूज़ 18 के चंदन जटवाड़े की रिपोर्ट है कि सीएजी ने रेलवे के आर्थिक हालात पर चिंता जताई और अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रेलवे ने अपने आर्थिक हालात बेहतर दिखाने के लिए गलत जानकारी दी और भविष्य की कमाई को अपनी मौजूदा कमाई बताकर अपने खाते में दिखाया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने कारोबारी साल 2018-19 में अपना 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा दिखाया, जबकि असल में इस कारोबारी साल में उसे नुकसान हुआ। सीएजी के मुताबिक रेलवे ने कमाई के आंकड़े को गलत तरीके से पेश करके दिखाया और इस तरह से उसने 3773 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा दिखाया है, जबकि हकीकत में इस साल उसका ग्रोथ नेगेटिव रहा है। रेलवे ने अगर सही आंकड़े पेश किए होते तो असल में उसे इस वित्त वर्ष में 7335 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुरुवार को पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस को अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ और सबूत दिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर रेप, यौन शोषण समेत कई और धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला 2013 का है, इसलिए अनुराग कश्यप से पूछताछ से पहले पुलिस सारे सबूत जुटा लेना चाहती है। पायल घोष का आरोप है कि 2013 में काम देने के बहाने अनुराग कश्यप ने उनके साथ रेप किया और घर में बंदी बनाकर रखा। इस बीच पायल घोष ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। 376 यानी कि 371 बलात्कार का जो सेक्शन है, 354, 354 मॉलेस्टेशन और 341 और 342 यानी कि उसको बंदी बनाकर घर में प्रतिबंध किया बाहर जाने के बाद और उसको बलात्कार किया। उसकी जान को खतरा है। अगर पुलिस की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, अगर पुलिस अगर प्रोवाइड नहीं करती है, अगर कोई उसको मार देगा और बोलेगा सुसाइड है, तो सुसाइड नहीं, डेफिनेटली वो तो मर्डर ही होगा ना। शंघाई में एक मेट्रो डिपो को सोलर पावर स्टेशन में बदल दिया गया। इस सोलर पावर स्टेशन का निर्माण पिछले साल जून में शुरू किया गया और पिछले साल के आखिर तक उसने काम करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अब वहां से पैदा होने वाली बिजली से कई मेट्रो ट्रेनों को चलाया जाता है। खास बात यह कि मेट्रो डिपो और सोलर पावर स्टेशन साथ साथ काम करते रहें, इसके लिए सोलर पैनल डिपो की छतों पर लगा दिए गए। काफी बड़े दायरे में स्थापित किए गए सोलर पावर स्टेशन से साल भर में इतनी बिजली पैदा हो जाती है जिससे एक 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन 2 लाख किलोमीटर तक दौड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने का दावा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राजधानी में कोरोना की दूसरी वेव की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया था, लेकिन अब सीएम ने इसके आंकड़ों में धीरे धीरे कमी होने की बात कही। 17 अगस्त से केसेस बढ़ने चालू हुए, 16 सितंबर को आके केसेस 4,500 आ गए और उसके बाद से अब केसेस डाउन आने चालू हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोन्स का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो आईपीएल के मौजूदा सत्र में कमेंट्री करने भारत आए हुए थे और वो जिस होटल में ठहरे थे वहीं उनका निधन हो गया। डीन जोन्स के निधन पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने दुख जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शरद यादव की बेटी ने उनकी तबीयत का हालचाल लेने पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सीएम नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। मुंबई में एनसीबी ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस में काम करने वाले क्षितिज प्रसाद को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे सुबह 11 बजे पूछताछ की जाएगी। ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान क्षितिज का नाम सामने आया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस जवान को आतंकियों ने गोली मारी और फिर उसकी राइफल भी लूट कर ले गए। सऊदी अरब के नेशनल डे के मौके पर एक दिन पहले दिल्ली में उसके दूतावास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उमर खालिद पर सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक आदमी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों ने पुलिस पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद कई पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे और जांच का भरोसा देकर लोगों को शांत किया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे वहां पंचाचुली और राजरंभा की चोटियों पर बर्फ की चादर बिछ गई। सितंबर महीने में ही शुरू हुई इस बर्फबारी पर कारोबारियों ने ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई। हालांकि अब तक कोरोना संकट की वजह से प्रदेश में काफी कम पर्यटक आए हैं। खबर है कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर मची खींचतान के बीच एलजेपी ने 3 फॉर्मूले तैयार किए। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव में सीट बंटवारे के लिए एलजेपी ने बीजेपी और जेडीयू के सामने 3 फॉर्मूले पेश किए हैं। खबर है कि पहला फॉर्मूला राज्य में तीनों पार्टियों की लोकसभा सीट के आधार पर तैयार किया गया, जिसके मुताबिक बीजेपी को 111, जेडीयू को 96 और एलजेपी को 36 सीटें मिलेंगी। जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत 100 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी और 42 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। और आखिरी और तीसरे फॉर्मूले में बीजेपी की झोली में 102, जेडीयू की झोली में 102 और एलजेपी की झोली में 39 सीटें आएंगी। ये फॉर्मूला पिछले लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटों के आधार पर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि एलजेपी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि अगर इन तीनों में एक भी फॉर्मूला नहीं माना गया तो वो एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और कई लोग बेघर हो गए। वहां कड़ला नदी का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर वहां बाढ़ जैसे हालात बना दिए। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया। लोगों के मकानों में पानी घुस गया। ऐसे में लोगों को तैरते हुए वहां से निकलना पड़ा। कमर तक के पानी के बीच से लोग जैसे तैसे निकलते दिखाई दिए। कोई सामान के साथ तो कोई बच्चों को संभालते हुए आगे बढ़ता नजर आया। किसी ने तो सामान और परिवार सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। धीरे धीरे वहां से निकलकर वो लोग दूसरी जगह पहुंचे, जहां लगातार बरस रहे पानी से बचने के लिए वो सड़क किनारे रुक गए और तिरपाल के नीचे वक्त गुजारते नजर आए। एक तरफ कृषि से जुड़े बिल पास किए जाने से खफा हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि किसानों को भड़काकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसलिए बीजेपी ने इस मुद्दे पर अब 7 राज्यों में आज से ही जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। ये जागरूकता कार्यक्रम अगले 15 दिनों तक चलेगा। बीजेपी ने इस जनसंपर्क अभियान को आत्मनिर्भर किसान का नाम दिया है, जिसके तहत गांव में जाकर घर घर संपर्क करने की योजना है। राज्यों को भेजे गए बीजेपी के सर्कुलर में कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अभिनंदन पत्र भी भेजा जाए। साथ ही कृषि सुधारों के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए जाएं। साथ ही पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाए। रूस के साथ 10 देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। तीनों देशों की सेनाओं के इस अभ्यास को रूस के खिलाफ अमेरिका की खेमेबंदी माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस की सेना 10 देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास कर रही है, उसी वक्त अमेरिका ने भी यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इस साझा अभ्यास में तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागकर दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया, तो ब्रिटेन की नेवी ने भी पानी के रास्ते दुश्मन को चकमा देने की नीति का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में तीनों देशों के लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिन्होंने युद्ध जैसे हालात से निपटने का काफी देर तक अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुश्किल हालात और कम वक्त में नदी के ऊपर पुल बनाकर सेना की गाड़ियों को भी गुजारा गया। साथ ही एक खुले मैदान में दुश्मन के नकली ठिकानों पर कई टैंक भी गोले बरसाते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहे और सेना के बड़े अधिकारियों से अभ्यास की उन्होंने जानकारी ली। यूरोप के देश बुल्गारिया में लगातार 76वें दिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में संसद के बाहर जमा हुए इन प्रदर्शनकारियों को वहां तैनात पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के सामने पुलिस की एक नहीं चली और लोगों ने वहां खुलकर अपनी भड़ास निकाली। लगातार 76वें दिन हजारों की संख्या में राजधानी सोफिया की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पहले वहां की संसद के बाहर मार्च किया और फिर एक जगह जमा होकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तुरंत इस्तीफा देने की मांग की और इस बात पर मायूसी जताई कि वो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिन में शुरू हुआ ये प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। लोगों ने संसद के बाहर बुल्गारिया के झंडे भी लहराए। बिहार के हजारों स्वच्छताग्रहियों ने पटना में जेडीयू दफ्तर के सामने वेतन के लिए हंगामा किया। 2015 में इन स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई थी, लेकिन इन हजारों स्वच्छाग्रहियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
उन्होंने जेडीयू दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। ये लोग राज्य के अलग अलग जिलों से वहां पहुंचे और जेडीयू दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कई लोगों को तो पुलिस वालों ने धक्का देकर वहां से हटाया, जिसके बाद वो सभी लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए और प्रदर्शन करने लगे। बिहार भर के स्वच्छाग्रही आज पटना के जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। ये लोग यहाँ पर सड़क पर उतरकर जेडीयू ऑफिस के सामने उतरकर हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने राज्य सरकार से वेतन की मांग की और आरोप लगाया कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। दिन रात इकट्ठा होकर के काम करते रहे, भूखे प्यासे हमारे बच्चे आज रोड पे आ गए हैं। सरकार हम लोग को एक भी मांग पूरा नहीं किया है। पिछले कई दिनों से स्वच्छाग्रही वेतन और पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कोरोना संकट के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। महामारी के दौर में इस साल स्कूलों में एडमिशन में कमी देखी गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। यही वजह रही कि राजधानी के कृष्णानगर इलाके में टीचरों की एक टीम पहुंची, जिसमें शामिल सदस्यों ने गलियों में घूम घूम कर घर बैठे बच्चों की जानकारी जुटाई। जिन बच्चों और उनके माता पिता ने स्कूल में एडमिशन कराने में दिलचस्पी दिखाई, उनसे बातचीत कर एक फॉर्म भरा गया। एक टीचर है जो बच्चे से उसके बारे में पूछ रही हैं, उसका नाम दर्ज कर रही हैं और ये प्रक्रिया जो स्कूल में होती थी वो घर घर जाकर की जा रही है। स्कूलों से निकलकर घर पर पहुंची टीचरों की इस टीम ने बच्चों के माता पिता को उन तमाम सुविधाओं से जागरूक करने की कोशिश भी की जो नगर निगम के स्कूलों में छात्रों को मिलती हैं। एडमिशन के लिए अपने बच्चों को लाएं और वहां पर सरकार द्वारा निःशुल्क मिलने वाली सभी सुविधाओं का फायदा उठाएं। बच्चों के माता पिता को एडमिशन के लिए तैयार करने वाली टीम की एक सदस्य ने माना कि ऐसा करने से स्कूलों में दाखिलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे थे वो बच्चे अब स्कूलों तक आ रहे हैं। हमसे अगर उनके पास व्हाट्सएप है वो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इलाके के निगम पार्षद संदीप कपूर भी इस मुहिम से जुड़े और टीचरों के साथ घर घर जाकर वहां के हालात जानने की कोशिश करते दिखाई दिए। कुछ बड़े बच्चे भी हमें मिल रहे हैं जो कि 8-8, 9-9 साल के, लेकिन आज तक स्कूल नहीं गए। टीचरों के घर घर पहुंचने से कुछ लोगों ने बिना स्कूल जाए ही अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करा दिया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेत्री सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। सारा अली को एनसीबी ने 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए वो बीती रात ही गोवा से मुंबई पहुंच गई है। सारा शूटिंग के सिलसिले में गोवा में थी, लेकिन एनसीबी का समन मिलने के बाद वो अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम खान के साथ कल देर रात शाम मुंबई पहुंची। हालांकि इस बीच सारा और अमृता सिंह ने ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पराली के धुएं ने डराना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इन घटनाओं ने दिल्ली के माथे पर शिकन ला दी है। अमृतसर से सामने आई एक तस्वीर में कई एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां धान की फसल की कटाई के बाद एक किसान ने पराली को आग के हवाले कर दिया। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहते हैं जो फसल कटने के बाद जमीन में रह जाता है। क्योंकि यह हिस्सा काम का नहीं होता और उसे काटने में काफी वक्त लगता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। हालांकि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए हरियाणा और पंजाब सरकार मदद का तो दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। पराली जलाने वाले किसानों का तो यहाँ तक दावा है कि उन्हें मदद नहीं मिलने की वजह से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकारों ने सहूलत चाहिए, खर्चा चाहिए सानू पराली बाहर कढ़न दा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में धान की सबसे ज्यादा बुआई होती है और ये सीजन धान की कटाई का है। यानी ऐसी आशंका है कि इन राज्यों में इस साल भी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि पराली के धुएं की वजह से दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, जिससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें पराली खत्म करने की एक ऐसी तकनीक से रूबरू कराया जो कम लागत में पराली को खत्म कर सकती है। इस तकनीक को पूसा डीकंपोजर नाम दिया गया है, जिसमें एक कैप्सूल से लिक्विड बनाया जाता है और फिर 8 से 10 दिन तक पराली पर इसका छिड़काव किया जाता है। दावा है कि इस तकनीक से पराली खाद में बदल जाती है और उसे जलाने का झंझट भी नहीं रहता। दिल्ली में हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम इनके साथ टाइप करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक के बारे में जानकारी मांगी है और कहा जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो दिल्ली के जिन इलाकों में पराली जलाने की समस्या आती है वहां सरकार किसानों को ये तकनीक पहुंचा सकती है। राजस्थान के जोधपुर से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पुलिस वाला और 2 आदमी बीच सड़क पर आपस में भिड़े दिखे। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात उस पुलिस वाले से बाइक पर सवार इन दोनों लोगों का किसी बात पर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।
गर्मा गर्मी के दौरान पीठ पर बैग लादे आदमी ने पुलिस वाले को धक्का देकर एक दुकान के बाहर रखे पानी से भरे टब में गिरा दिया, जिससे गुस्साए पुलिस वाले ने जैसे ही उसे पीटना शुरू किया तभी उस आदमी के साथी ने पुलिस वाले पर हेलमेट से हमला शुरू कर दिया। इतने में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और ये सब कुछ रोका। कुछ और भी लोग वहां इकट्ठा हो गए जो उन तीनों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। सऊदी अरब के 90वें राष्ट्रीय दिवस पर राजधानी रियाद समेत अलग अलग शहरों में शानदार एयर शो किया गया। कार्यक्रम में सऊदी अरब की वायुसेना के साथ ही कमर्शियल हवाई जहाजों ने भी हिस्सा लिया। और जैसे ही विमानों ने उड़ान भरी, आसमान सऊदी अरब के झंडे के सफेद और हरे रंग में रंगा नजर आया। उड़ते हुए हवाई जहाजों ने अलग अलग रंग का धुआं छोड़ा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो नीले आसमान में रंग भर रहे हों। जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उन्होंने दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली कलाबाजियां भी की। लोग भी ऐसे खूबसूरत नजारे को अपने फोन में रिकॉर्ड करने के लिए जुटे दिखे। एयर शो में विमान अलग अलग फॉर्मेशन बनाते नजर आए। फाइटर जेट भी उड़ान भरते दिखे। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर सऊदी अरब का झंडा लेकर अलग अलग इलाकों से गुजरा और तेज हवा के झोंकों में झंडा आसमान में शान से लहराता नजर आया। उत्तराखंड के नैनीताल में एक स्कूल में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। फौरन वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंच तो गए, लेकिन कोबरा को काबू करने में उनके पसीने छूट गए। वो इसलिए क्योंकि काले रंग का कोबरा सांप करीब 6 फीट लंबा था और पकड़ने की कोशिश करने पर वो बार बार गुस्से में हमला कर रहा था। बाद में किसी तरह हिम्मत जुटाकर वन विभाग के कर्मचारी ने उसे पकड़ा। इसके बाद उसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करने की कोशिश शुरू हुई, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे ही उस कर्मचारी ने सांप को डिब्बे में डालने की कोशिश की तो उसने उसके एक हाथ को जकड़ लिया, जिसे देखकर वहां खड़े लोग घबरा गए। किसी तरह वन विभाग के कर्मचारी ने अपने हाथ को छुड़ाया और उसे एक बार फिर डिब्बे में बंद करने लगा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसने सांप को डिब्बे में बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली। इंडोनेशिया के मालुकू में समंदर में फंसे एक मछुआरे की जान बचा ली गई। वो 3 दिनों से समंदर की लहरों में फंसा हुआ था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी और आखिर में बचाव दल ने उसे खोज निकाला। उन्हें अपने पास देखकर उसकी जान में जान आई। बचाव दल की टीम को वो बीच समंदर में प्लास्टिक के एक चौकोर डिब्बे में पानी के ऊपर तैरता मिला, जिसके बाद वो उसके करीब पहुंचे और उसे खींचकर अपनी नाव पर बैठा लिया। गहरे पानी के बीच में वो इतने दिनों तक प्लास्टिक के इसी डिब्बे के सहारे अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। दुर्गा पूजा आयोजकों को बंगाल सरकार आर्थिक मदद देगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजकों को राज्य सरकार 50-50 हजार रुपए की मदद देगी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए निगम और दूसरे टैक्स भी माफ कर दिए। इसके अलावा राज्य में दुर्गा पूजा आयोजकों को बिजली भी आधी दरों पर देने का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों ने कई मशीनों और गाड़ियों में आग लगा दी। इस इलाके में सड़क बनाने का काम चल रहा था, जिसके विरोध में कई नक्सली वहां पहुंच गए और इन गाड़ियों में आग लगा दी। यही नहीं,